तो 8 महीने हो चुके हैं और लगातार भीषण युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। रूसी हमले पर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। रूस ने 75 मिसाइलें दागी हैं, ये ज़ेलेंस्की की ओर से दावा किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 41 मिसाइलें उनकी ओर से ध्वस्त की गई हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय लगता है क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया था कि 72 घंटे में वो यूक्रेन को घुटने के बल ले आएंगे और सभी मान रहे थे कि कुछ दिनों की बात है या ज़्यादा से ज़्यादा महीने तक ये खिंच जाएगा युद्ध और उसके बाद रूस जितना शक्तिशाली है वो यूक्रेन पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इतने महीने गुजर चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं और आप ये देख रहे हैं तबाही की तस्वीरें, किस तरह से कीव में कोहराम मचा हुआ है। लगातार वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। शनिवार को ज़ैपोरिज़िया पर कई मिसाइलें दागी गई थीं और ये हमले में जिस तरह से पुल उड़ा है उसके बाद रूस और ज़्यादा भड़क गया है। तो कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, पार्क में बमबारी हुई है। तबाही के निशान आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहले यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों को जरूर निशाना बनाया गया था, वहां पर कुछ मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन पिछले कई दिनों से कीव में शांति थी। लेकिन एक बार फिर से रूस ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं। जब से क्राइमिया पुल को ध्वस्त किया गया उसके बाद से भड़क गया है रूस और ये मिसाइलें एक के बाद एक दागी जा रही हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, कई शहरों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि नुकसान का सामना रूसी सेना को भी करना पड़ रहा है, उनके सैनिकों की भी मौत हुई है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की सेना की ओर से डटकर मुकाबला किया जा रहा है। जो माना जा रहा था कि यूक्रेन बहुत जल्दी घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि नेटो देशों की ओर से लगातार हथियारों की मदद पहुंचती रही है यूक्रेन को और लगातार वो मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार मैदान में डटा हुआ है और रूसी सेना के हमलों का विरोध भी कर रहा है और जवाब भी दे रहा है। और डिफेंस एक्सपर्ट से लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस युद्ध का अंत कब होगा, कैसे होगा और अब आगे जो परिस्थितियां हैं वो कितनी मुश्किल भरी रहने वाली हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही मुसीबत भरी और दर्द भरी सुबह रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है इन ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद। तो परिस्थितियां आप समझी जा सकती हैं, बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट पीके श्रीवास्तव जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी, स्थिति बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है, ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। जब से क्राइमिया पुल को ध्वस्त किया गया उसके बाद बहुत ज्यादा भड़क गए हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। अब किस दिशा में ये युद्ध जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये बात कल भी मैंने एक चैनल पे कही थी कि जब ये जो क्रीमिया वाला ब्रिज उड़ा है कर्च स्ट्रेट में, तो ये स्वाभाविक था कि इसका कुछ न कुछ काउंटर अटैक तो करना ही पड़ेगा। और पुतिन की उसी वक्त हमने कहा था, एनालाइज करके हम सबने बोला था, अब पुतिन जो है जिन्होंने कीव को एक तरीके से छोड़ा हुआ था, वो कीव पर कंप्लीटली हावी होने की कोशिश करेंगे। उससे दो बातें बनती हैं, एक तो बदला तो जो अपनी जगह है, शायद वो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सामरिक स्थिति में आपको अपनी रक्षा बलों का मनोबल रखने के लिए आपको भी दिखाना है कि आप लड़ाई में पूरी तरह से उतर चुके हैं। ऊपर से आपको अपनी जनता को भी दिखाना है कि आप बदला लेने की क्षमता रखते हैं। तो कीव पर अटैक होना, कीव की सप्लाई लाइन्स का कट होना, और अभी तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, ये फाइनल अटैक नहीं है, क्योंकि उनको जरूरी है तो कीव को सप्लाई करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कीव बहुत बुरे उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, निर्भर है। उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के ऊपर भी हमला हो सकता है, क्योंकि अब जो हमला होगा वो इस बात के लिए होगा कि कीव को इनकैपेसिटेट किया जाए। पहले जो हमले थे वो सिर्फ दिखाने के लिए थे, जो पहले दौर में हुए थे। ये बहुत ही विनाशकारी है, इसको रोकना पड़ेगा। आप किसी न किसी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के जरिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जो रियासत नेता है कि वो इस जहां पर अभी विश्व खड़ा है उस कगार से उसको शांति की ओर ले चले, नहीं तो बहुत विनाश लीला होने वाली है।
तो बिल्कुल विनाश लीला दिखाई भी दे रही है जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपने वो ट्वीट भी देखा होगा एलन मस्क का, जिसमें वो परमाणु युद्ध की आशंका जता रहे हैं। काफी इस बात को लेकर आलोचना भी हो रही है उनकी कि इस तरह का ये ट्वीट किया गया है, लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, न्यूक्लियर जो वॉर है उसके मुहाने पे तो ये दोनों देश खड़े हुए हैं। और पुतिन कई बार इस बात की धमकी दे चुके हैं कि अगर मुझे विश्व समुदाय ने इस कदर अगर मुझे पुश किया तो मैं कोई भी जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन उनको केवल डर इसी बात का है, मैं मानसा, कि जो विश्व ताकतें हैं, क्योंकि आप ये देखिए, ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये युद्ध रशिया और अमेरिका के बीच में है। ये एक तो सूडो फ्रंट पे यूक्रेन है, तो रशिया भी ये जानता है कि अगर उसने किसी किस्म की न्यूक्लियर स्ट्राइक की, चाहे वो टैक्टिकल हो नेचर में, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल की हो, वो अगर स्ट्राइक करता है तो अमेरिका और जो बाकी शक्तियां हैं वो एकदम रिटेलिएट करेंगी। और जो युद्ध है वो इस लेवल पे एस्केलेट हो जाएगा कि पूरे विश्व का एकदम, जिसे कहते हैं कि अंत बिल्कुल नज़दीक दिखाई देता नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस विभीषिका को रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि रशिया इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की बमबारी चल रही है, जिस तरह से आप ये देखिए, जो वहाँ के जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हैं या जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, उन पे भी इस तरह की कोई, चाहे वो अनगाइडेड मिसाइल हो, चाहे वो मिसगाइडेड मिसाइल हो, उससे अटैक किया जा सकता है और इसका जो सारा ठीकरा है वो यूक्रेन के सर पे फोड़ दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो विश्व समुदाय है, श्रीवास्तव साहब ने भी ये बात, इसका जिक्र किया था, मैंने भी पहले जो अपना इंटरजेक्शन दिया था उसमें ये कहा था कि विश्व समुदाय को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व शक्तियों को, जो विश्व की डेमोक्रेसीज हैं, उनको साथ आना चाहिए, जिससे कि ये जो युद्ध है वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां जो नरसंहार है वो बंद हो, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन चल रहा है वो बंद हो। क्योंकि किसी भी तरह, क्योंकि पुतिन अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को आत्मग्लानि का शिकार मानते हैं तो वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने से गुरेज नहीं करेंगे। और आप ये देखिए, अमेरिका ने जब जापान के ऊपर ये इस तरह का स्ट्राइक किया था सन 45 में, तो वहाँ भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एकदम अंत हुआ था। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो अब सन 45 वाला ज़माना नहीं है, अब तो ये हम 2022 की बात कर रहे हैं। और जिस तरह की शक्तियां हैं, जिस तरह की न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो सारी एक्टिवेट होंगी और उसका जो लोकलाइज एक्शन है वो यूक्रेन पे नहीं होगा खाली, उसका जो पूरा उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्ट्राइक की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर किसी के सर पे भूत सवार हो गया है, या वो इस तरह का हार्ड लाइनर है, या इस तरह की पर्सनालिटी का मालिक है, तो इस तरह की जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है टैक्टिकल लेवल पे ये संभव है। बिल्कुल ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डर इसी बात का होता है कि जहन में आखिरकार क्या चल रहा है पुतिन के। और इस बीच हमारे पास जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो आपको दे दें, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। तो जिस तरह से बम बरसाए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हो रहे हैं रूस की तरफ से, उसके बाद ये अमेरिका की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध 229 दिन हो चुके हैं, 8 महीने होने को हैं जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई और लगातार ये भीषण युद्ध दोनों देशों के बीच चल रहा है। और जब तक ये युद्ध लंबा खिंचेगा, इसका जो असर है वो न सिर्फ रूस और यूक्रेन पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूसी हमले पर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। रूस ने 85 मिसाइलें दागी हैं। पहले 75 मिसाइलों की बात की जा रही थी, यानी कि अब कुछ और मिसाइलें भी दागी गई हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है रूस ने 85 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला लगातार जारी है। कीव में कई जगहों पर ये मिसाइल अटैक किए गए हैं।
तो शहर के बीचों बीच ये कई मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है ये जो तबाही का मंजर, वहां पर जिस तरह से धुएं का गुबार आप देख रहे हैं आसमान को ढकते हुए, वहां पर ये आगजनी भी हो रही है। और ये मिसाइल अटैक के बाद की जो तस्वीरें हैं, ये हर किसी की चिंता इस वक्त बढ़ा रही हैं। यूके देवनाथ जी, जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो अमेरिका की दरअसल जो स्ट्रैटेजी है, उसको खुद इतना अभी कोई नुकसान झेलना नहीं पड़ रहा, और उसकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि रूस को किस तरह से कमज़ोर किया जाए। अगर रूस कमज़ोर होता है तो फिर एक और जो इसके साथ पहलू जुड़ा हुआ है वो है चीन का, कि चीन जो है वो अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगर भारत के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए मीमांसा, जहां तक भारत की बात है, भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय पूरे मामले को जांच कर फूंक कर एक एक कदम संभल संभल कर आगे रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 8 महीने के दौरान भारत ने देश हित में ही निर्णय लिए हैं। किसी भी मामले पर हमने आंख बंद करके या तो रूस या अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया। भारत ने वही डिसीजन लिए हैं, विदेश मंत्रालय ने, एस जयशंकर जी ने वही बात आगे बढ़ाई, जिससे कि हम एक न्यूट्रल यानी बीच के रास्ते पर रहें। भारत ने यह भरपूर कोशिश की है कि हम अमेरिका को नाराज ना करें, अमेरिका को समझा सकें। इसी तरह से भारत जो है रूस का बहुत ही क्लोज अभिन्न मित्र है और हम रूस के साथ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जरूरत के मुताबिक एससीओ मीटिंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह समझाया कि आप बातचीत से ही, शांतिपूर्ण तरीके से ही यूक्रेन के युद्ध का एक समाधान ढूंढिए। तीसरी महाशक्ति अब जो उभर रही है आस्ते आस्ते दुनिया के पटल में, वो है चीन। इसमें कोई शक ही नहीं है कि रूस की जो सुपर पावर की वाली शक्ति थी, वो पिछले कुछ दशकों में आस्ते आस्ते घट रही है और घटती रहेगी। और इसमें दुनिया देख रही है कि जहां तक चीन का सवाल है, चीन आस्ते आस्ते दुनिया के पटल में ऊपर जा रहा है। हाँ, दर्शकों को मैं बता दूं कि भारत भी अब दुनिया में बहुत तेजी से उभर रहा है। इसलिए भारत सरकार चीन के साथ एक नपातुला व्यवहार कर रही है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि चीन और भारत मिलकर दुनिया की सब लोगों को एक साथ आगे लेकर चलें। देखिए, चीन इस युद्ध में आप अगर देखें तो चीन ने अभी तक अमेरिका को खुलकर क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि चीन जो है उसका असली उद्देश्य ये है ताइवान। चीन चाहता है कि ताइवान पे ही अपना ध्यान केंद्रित रखे, और चीन चाहता है कि अगर ताइवान में कुछ हुआ तो चीन अपना पूरा दम खम साम दम दंडभेद ताइवान पर ही केंद्रित कर सके। और चीन को मालूम है कि असल में अगर चीन को अमेरिका से कभी टक्कर लेनी पड़ी तो युद्ध स्थल यूरोप नहीं है, यूक्रेन नहीं है। चीन जानता है कि अमेरिका से चीन की टक्कर होगी तो ताइवान के ऊपर होगी। हाँ, चीन जो है मोटा मोटी रूस के साथ चल रहा है, रूस को खुलेआम सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि दशकों से चीन और रूस एक दूसरे के साथ ही एक ही गाड़ी के बायां चक्का और दायां चक्का है। भारत सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियरली ये बोला है कि हम क्या चाहते हैं। देखिए, दुनिया की आबादी में हर 6 में से 1 आदमी हिंदुस्तान का है, दुनिया की आबादी में हर 6 में से 1 आदमी चीन से है, यानी दुनिया की 1/3 आबादी भारत और चीन में है। यानी भारत और चीन अगर साथ साथ रहें तो हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। मैं मिलिट्री ताकत की बात नहीं कर रहा हूं मीमांसा, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन फोर्स की। दोनों ही देश मिलजुल कर एक दूसरे को फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। चीन और भारत एक दूसरे को इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक मदद कर सकते हैं। चीन की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है दुनिया में महानतम इंडस्ट्रीज में से एक है। तो हम चाहते हैं कि चीन फिलहाल यूक्रेन के युद्ध से बाहर रहे। भारत सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि रूस फिलहाल किसी तरह के परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल यूक्रेन में ना करे। हाँ, भारत सरकार ने अमेरिका को भी यह हिंट दिया है, ये बैकडोर डिप्लोमेसी से, एस जयशंकर जी ने अमेरिका को बैकडोर डिप्लोमेसी से ये बोला है
कि अमेरिका आस्ते आस्ते करके यूक्रेन में अपना इन्वॉल्वमेंट कम करे, क्योंकि तभी एक माहौल बनेगा जिसमें यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करके इस युद्ध का समाधान ढूंढने के लिए तैयार होगा। जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश, नेटो देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराते रहेंगे, तब तक यूक्रेन के पास युद्ध लड़ने की क्षमता रहेगी। इसीलिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दुनिया के सारे देश मिलकर अमेरिका को कन्विंस करे कि वो आस्ते आस्ते यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र देने का जो क्रम है उसको आस्ते कर दे। इसी से यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो समझ जाएंगे कि और युद्ध करके आगे युद्ध को खींच के फायदा नहीं है। ज़ेलेंस्की भी समझ जाएंगे कि शायद अब उन्हें पुतिन के साथ बैठकर हाथ मिलाकर इस युद्ध का समाधान टेबल पर बैठकर निकालना पड़ेगा। जी, तो टेबल पर यह बातचीत होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। और जो जिन परिस्थितियों का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उसी पर मैं कमेंट पीके श्रीवास्तव जी आपसे लेना चाहूंगी। क्या ये परिस्थितियां ये जो उसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं कि टेबल पर बैठे दोनों देश और युद्ध का अंत किया जाए? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था और मेरे सहयोगी जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये लड़ाई कोई रूस और यूक्रेन के बीच की तो है नहीं, आज हम सब समझते हैं। ये लड़ाई है रूस और प्राइमरली अमेरिका और नाटो कंट्रीज के बीच। वो एक मैसेज देना चाहते हैं रूस को और उसको वीकन करना चाहते हैं। अगर आप देखते रैंड कॉर्पोरेशन का एक पेपर भी आया था जिसमें कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, अमेरिकन जो थॉट प्रोसेस था कि चाइना और रूस का मिल करके इतना बढ़ रहा है कि वो किसी न किसी समय आने वाले 5-6 साल के अंदर अमेरिका की जो पोलर पोजीशन है, जो फोर्थ पोजीशन है, उसको चैलेंज करे। तो अमेरिकन सुप्रीमेसी का एक तरह से डिक्लाइन शुरू होगा। इसको अगर आप चाहते हैं सबोटाज करना या इसको आप वीकन करना चाहते हैं तो रूस को एक किसी न किसी प्रॉक्सी वॉर में एंगेज करना शायद उनके स्ट्रेटजी का पार्ट रहा होगा। ये क्राइसिस पूरी की पूरी अगर आप शुरू से देखें, एक तरीके से आपको मैनमेड लगेगी, ऐसा लगेगा कि स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि नाटो को ज्वाइन करेगा और इस बात को लेकर के सबको रूस की चिंता के बारे में पता था, सबको रूस के रिएक्शन के बारे में पता था और अमेरिकन जो स्ट्रैटेजिस्ट है उन्होंने इसको बहुत क्रॉनिकल किया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से लगातार भीषण युद्ध जारी है और इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। तो एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की ओर से और जो बाइडन हैं उनकी ओर से ये बात भी कही गई कि अब परमाणु हमले की जो आशंका है वो बढ़ती हुई है और जो परमाणु धमकियां लगातार दी जाती रही हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से, उनको हल्के में न लिया जाए। ये एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक यूक्रेन को छोड़ दें। जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ये मिसाइलें दागी जा रही हैं। तबाही का मंजर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन मिसाइल अटैक के बाद किस तरह से धुएं का जो गुबार है वो पूरे आसमान को ढकता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई है जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत ही डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, अब लोगों में जो आशंकाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और जो दुनिया की आशंका है और जो चिंता है वो इस बात को लेकर भी है कि कहीं ये परमाणु हमले की और तो नहीं बढ़ रहा है युद्ध, कहीं ये उसमें तो तब्दील नहीं हो जाएगा, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं सुनाई दे रही है। तो ये परिस्थितियां जो हैं हर किसी की चिंता और परेशानी बढ़ाती हुई, और आप देख रहे हैं एक के बाद एक ये मिसाइल अटैक वहाँ पर किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और जो रेस्क्यू टीम्स हैं घटनास्थल पर मौजूद, वहाँ पर आग को नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं। जंग के 229 दिन बीत चुके हैं लेकिन इस युद्ध का खात्मा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे अंत होगा इस युद्ध का, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, अब ये जो परिस्थितियां हैं जो हम दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से, जो एक के बाद एक मिसाइल अटैक, और सबसे जो बड़ी बात है जो पुतिन को लेकर कि उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या चल रहा है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से मैं वही सवाल आपसे करूंगी, ये कहा जा रहा था कि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन होते होते ये महीने हो गए, अब 8 महीने होने को हैं।
अब कैसे इस युद्ध का अंत हो सकता है? जो आप कह रहे थे कि अमेरिका को कन्विंस करना होगा, आपको लगता है अमेरिका कन्विंस हो जाएगा, जो हथियारों की सप्लाई है वो उनकी ओर से रोक दी जाएगी, ये मैसेजिंग यूक्रेन के पास जब जाएगी तो वो भी फिर सरेंडर कर देगा? क्या उसी ओर बढ़ रहे हैं हम? हाँ, बिल्कुल विभंसा जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए इस युद्ध का आगाज़ कैसे हुआ, मुझे खूब याद है, मैं उस दिन भी अमेरिकन चैनल पे एक पैनल में था, और आपको याद होगा कि भारत के समय के हिसाब से मध्य रात्रि में बाइडेन साहब आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा, क्योंकि जो पहले HR जो फिक्स किया था या जो डिसाइड किया था वो करीब 16 फरवरी के आसपास रशिया ने डिसाइड किया था। तो ये स्टेटमेंट आते ही रशिया ने एकदम यूक्रेन पे अटैक कर दिया, और रशिया एकदम आश्वस्त हो गया कि अब अमेरिका कम से कम डायरेक्ट काइनेटिक ऑपरेशंस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि जब तक रशिया यूक्रेन पे अटैक करता रहेगा, उसको पिन डाउन करता रहेगा, जब तक अमेरिका इसमें डायरेक्ट तौर से इंटरवीन नहीं करेगा। डायरेक्ट तौर से इंटरवेंशन का मेरा मतलब है यूनाइटेड नेशंस को इसमें अब मध्यस्थता करनी चाहिए। अगर P5 मेंबर्स जो हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई हम इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, या दोनों जो पावर्स हैं उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आया जाए, तो यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन होनी चाहिए। रशिया एक पावर है, बाकी जो देश हैं, अब जो रीजनल पावर्स हैं उनको भी थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए कि इस तरह का जो नरसंहार चल रहा है इसकी मतलब देयर हैज टू बी सम एंड टू दिस मैडनेस। लेकिन न तो अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है, ना बाकी शक्तियां इसमें इंटरेस्टेड है। अमेरिका यूक्रेन को शाबाशी तो दे रहा है लेकिन उसका साथ नहीं दे रहा। तीसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका को ये चाहिए कि यहां इस तरह का कोई मतलब किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके दोनों जो पावर्स हैं उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए, और उनको ये बताया जाए कि भाई कहां दैट लाइन हैज टू बी ड्रॉन, बिकॉज अदरवाइज ये युद्ध धीरे धीरे वेस्ट की तरफ अब बढ़ता जा रहा है, और रूस ये बिल्कुल इंश्योर करेगा। चौथी चीज जो आपने बड़ी बखूबी बताई कि भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जिस तरह की शख्सियत पुतिन साहब की है, या आप बाकी जितने इस तरह के जो अरिस्टोक्रेटिक लीडर है या जिनकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रही है, वो कुछ भी कर गुजरने में ज़रूरत है। और अगर उनके दिमाग में ये आ गया कि ये मेरी शिकस्त है, या मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ, या मैं अखंड रूस नहीं बना पाया, तो वो कोई भी इस तरह का स्टेप ले सकते हैं जिससे एक जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसका आगाज होगा, या कोई न्यूक्लियर विभीषिका का आगाज होगा, जिसके लिए दी वर्ल्ड विल बी सॉरी। तो लगातार रूस की ओर से बमबारी की जा रही है और यूक्रेन पर रूस की ओर से बारूदी प्रहार किया गया है। यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है और रूसी हमले के बाद किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, पूरा यूक्रेन इस वक्त करहा रहा है। हमने आपको वीडियोस भी दिखाए जिसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत ही डरे सहमे हुए नजर आए। आप देख रहे हैं ये जो पुल जो उड़ाया गया था उसके बाद किस तरह से और ज़्यादा भड़क गया है रूस, और लगातार ये मिसाइलें दागी जा रही हैं। शनिवार को ज़ैपोरिज़िया पर कई मिसाइलें दागी गईं और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कीव शहर में लगातार ये मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। न सिर्फ कीव में बल्कि और भी कई शहर हैं जहां पर लगातार ये ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं रूस की ओर से। और कीव में ये कोहरा मचा हुआ है। पहले कीव के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था रूसी सेना की ओर से, लेकिन अब शहर के बीचों बीच वहां पर कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। ज़ेलेंस्की की ओर से दावा किया गया है कि 80 से ज़्यादा मिसाइलें हैं जो कि दागी गई हैं कीव में और दूसरे शहरों में, और तबाही झेल रहा है इस वक्त यूक्रेन। और न सिर्फ ये तबाही यूक्रेन की सेना को झेलनी पड़ रही है बल्कि लगातार जो रूसी सेना है उसको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं इसी को लेकर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और भी कई डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि किस दिशा में अब ये युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है, कहीं ये परमाणु युद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को
परेशान कर रहे हैं और ये परेशानी लाजमी भी हो जाती है क्योंकि ये धमकियां जो हैं वो रूस की ओर से लगातार दी जाती रही हैं। यूक्रेन की तस्वीरें हम लगातार आपको पहुंचा रहे हैं जहां पर कई शहरों में रूस की ओर से हमला किया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है यूक्रेन के निप्रो में रूस की ओर से बड़ा हमला किया गया है। रूस ने निप्रो पर मिसाइल अटैक किया है। तो अलग अलग शहर और तबाही का मंजर आप देख रहे हैं और ये कई मिसाइल अटैक किए गए हैं। जब से ये क्राइमिया पुल ध्वस्त किया गया उसके बाद आक्रामक रुख रूस का नजर आ रहा है जो और ज़्यादा भड़क गया है और रूस के राष्ट्रपति ये बात कहते रहे हैं कि रूस के हर हिस्से का वो जो भी कोई रणनीति होगी, जो भी कोई किसी भी तरीके का उपयोग करने के लिए तैयार हैं अपने हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए। और परमाणु हमले की धमकियां भी उनकी ओर से दी गई जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका ने परमाणु हमले का इस्तेमाल किया था, एक मिसाइल कायम की गई थी उसके जरिए और उसी के बाद ये जो परमाणु युद्ध की जो आशंका है वो और प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो रूस का विदेश मंत्रालय है उनकी ओर से ये भी फिर बयान जारी किया गया, उन्होंने एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये अलग अलग बयान जो आ रहे हैं उसको लेकर चिंता भी बढ़ती है और कहीं ये परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो जाए। ये युद्ध जो हम पिछले 8 महीनों से देख रहे हैं दोनों देशों के बीच लगातार जारी है, 229 दिन हो चुके हैं और लगातार ये भीषण युद्ध दोनों देशों के बीच लगातार चल रहा है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, पहले आप जिक्र कर रहे थे कि वहां पर कमांडर को भी बदल दिया गया, अब युद्ध चल रहा है इतने दिनों से, अब कमांडर का बदला जाना, क्या कोई नई रणनीति बनाई जा रही है पुतिन की ओर से? हाँ बिल्कुल। देखिए विवांसा जी, क्योंकि पुतिन साहब जब से ये ऑपरेशन हुआ है और आपने भी इसका जिक्र किया था कि उनकी ये उम्मीद थी कि 72 घंटे में रैप अप हो जाएगा या हफ्ते 10 दिन में ये रैप अप हो जाएगा पूरा ऑपरेशन, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरह की कैजुअल्टीज़, चाहे वो पर्सनल कैजुअल्टीज़ हों चाहे वो इक्विपमेंट की कैजुअल्टीज़ हों, वो रशिया की जो उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा हाई है। और आपने ये देखा होगा कि बीच में कई फेरबदल जो उसकी टॉप लीडरशिप थी, जो 1 स्टार जनरल से या 2 स्टार जनरल से, उनके जो लीडरशिप पे चेंज किए गए। जितनी कैजुअल्टीज आप देखिए, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स की अगर कैजुअल्टी किसी सेना में होती है तो ये एक प्रश्न खड़ा कर देता है उनके रण कौशल पे, उनकी रणनीति पे और उनके रण विवेक पे। तो पुतिन साहब क्योंकि खुद वो एक मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। अभी जिस तरह से क्राइमिया में जो ये ब्लास्ट हुआ है ब्रिज के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा घात था जो यूक्रेन ने रिटेलिएट किया और ये प्रोजेक्ट उनके काफ़ी क्लोज था। और इसका बदला लेने के लिए, यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उन्होंने पूरी जो टॉप लीडरशिप है उसमें बदलाव किए हैं। और जो उनके वायुसेना के प्रमुख थे, जो एक काफ़ी दबंग और अग्रेसिव मिलिट्री लीडर हैं, उनको अब सारे ऑपरेशंस का चार्ज दिया गया है। तो यकीनन पुतिन साहब ये चाहते हैं कि अब इस युद्ध का कोई निर्णय निकले, क्योंकि ये देखिए 6 महीने से ज़्यादा इस युद्ध को हो गए हैं। और कोई भी युद्ध देखिए आजकल इज़ ए वेरी कॉस्टली हॉबी। कोई वो ज़माने लग गए कि साहब पहले कुछ हज़ार या कुछ लाखों रुपए में युद्ध समिट जाया करते थे। अब आप देखिए एक एक मिसाइल की कीमत करीब मिलियंस में आती है। 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स रशिया दाग चुका है। उसके 250-300 से ज़्यादा उसके एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। टैंकों की तो गिनती नहीं है जितने वो ख़राब हुए हैं, या और बख्तरबंद गाड़ियाँ जितनी उनकी तबाह हुई हैं। तो इन सब का जो खर्चा है वो अब जो इकोनॉमी है रशिया की, जो आम लोग हैं उनको टैक्सेशन के द्वारा उनके ऊपर दिखाई देने लगा है। तो अब यकीनन पुतिन साहब एक प्रेशर में हैं और वो ये चाहते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप कोई ऐसी हो जो इस युद्ध को एक कंक्लूसिव एंड तक ले जाए। या तो यूक्रेन खुद घुटने टेक दे या वो अमेरिका को विवश कर दे कि वो कैसे इस चीज़ को इस युद्ध का अंत करना चाहेगा। तो पुतिन साहब ने स्ट्रेटजी को रीवर्कआउट किया है और अपने जो बिल्कुल उनके कॉन्फिडेंट जो जनरल्स थे या जो उनके मिलिट्री लीडर्स थे,
उनको इस जो पूरे युद्ध की जो कमान है वो उन्होंने दी है। तो यकीनन रणनीति, रण कौशल और जो अपना रण विवेक है उसको री इंजीनियर किया गया है। और फिर से दोबारा देखिए, जो उन्होंने इनिशियल टैक्टिक्स अपनाई थी, तो अब वो जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं या जो एयर डिलीवरी वेपन सिस्टम हैं, उनसे वो कीव या जो उनके जो स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या जो पावर सेंटर्स हैं या कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको अटैक करेंगे, जिससे यूक्रेन की जो विल है टू फाइट वॉर वो कम हो। जी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं आपसे एक कमेंट ये भी चाहूंगी, जो एलन मस्क की ओर से जो ट्वीट किए गए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उनकी ओर से ट्वीट किया गया, एक उन्होंने ट्विटर पोल भी कराया, उसको लेकर भी वो सवालों के घेरे में हैं। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, चीन और ताइवान के बीच जिस तरह से तनाव चल रहा है, उसको लेकर भी उनकी ओर से बयान दिया गया कि चीन को कुछ नियंत्रण दे दिया जाए ताइवान पर। अब इसे कैसे देखा और समझा जाए? देखिए, ये कोई बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण ट्वीट नहीं है, क्योंकि विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ थिंग टू लूज नाउ एज ऑफ नाउ, तो वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। शिकस्त मैं मानता हूँ कि रशिया की है, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी डाउन हिल पे है। रशिया को अमेरिका एक बिल्कुल उसका जो कॉम्बैट स्टेमिना है, जो उसका फाइनेंशियल स्टेमिना है, उसको टेस्ट कर रहा है और उसको वो डेन्यूट कर रहा है। और अमेरिका का तो वो हिसाब है कि निरपेक्ष हो देख तमाशा, वो तो अलग से तमाशा देख रहा है और वो अपना एम अचीव कर रहा है श्योरली और सर्टेनली। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यूक्रेन का है। लेकिन हाँ, यूक्रेन एक सूडो फ्रंट पे है, अमेरिका के अपने गेन्स है जो वो अभी उनको एनकैश कर रहा है और बाद में उसको बिल्कुल वो अपनी जो वर्चस्व है उसका अमली जामा उसको पहनाया जाएगा। जी यूके देवनाथ जी, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, आपसे भी मैं इस पर कमेंट चाहूंगी, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया, क्या पाया इन 7-8 महीनों में? देखिए, पिछले 8 महीने के युद्ध के बाद कुछ चीजें तो बहुत क्लियर हैं। रूस ने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यानी छोटे उस पे देखा जाए तो रूस ने डोनबास एरिया पर, लुहांस, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा कर लिया है और उनको अपने में तकरीबन मिला लिया है। ये तो उनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बताऊं, रूस ने अब ऐसा हो गया है कि यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस ने अपने को भविष्य में आस्ते आस्ते कमजोर बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। अब से अगले कुछ सालों तक ऐसा ही होता रहेगा कि रूस का जितना भी रिसोर्सेज हैं सब यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। यानी रूस अपने देश में अपने कल कारखानों को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की तरफ कम से कम ध्यान दे पाएगा। हाँ, जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया है, यूक्रेन ने कुछ भी नहीं पाया। यूक्रेन चाहता था कि वह रूस से आजाद रहे। आज की तारीख में रूस की सेना तकरीबन 18 से 20% यूक्रेन के अंदर घुसी हुई है। यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का मेंबर बन जाए और आज तक कोई भी संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। और लगातार जो मिसाइल अटैक होते रहे हैं और जो एक चोट पहुंचाई गई थी यूक्रेन की ओर से, जिस तरह से क्राइमिया पुल को वहां पर उड़ाया गया था, उसके बाद आप देख रहे हैं जो पलटवार रूस की ओर से किया गया है और आक्रामक रुख इस वक्त रूस ने अपनाया हुआ है। लगातार ये मिसाइलें दागी जा रही हैं और जो नुकसान हो रहा है, जो युद्ध की विभीषिका है, वो इन तस्वीरों के जरिए जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं वो समझी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।